जब हम तारीख की बात करते हैं तो कुछ अदवार पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और कुछ इतने ही अहम होने के बावजूद अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। इस्लामी सुनहरी दौर एक ऐसा ही बाब है। ये एक ऐसा वक्त था जब इल्म, सकाफत और जिद्दत तराजी अपने उरूज पर थीं और इसने आने वाली सदियों के लिए दुनिया की शक्ल बदल। सोचने वाली बात है ना, अलजबरा, हस्पताल और काफ़ी, इनमें भला क्या मुश्तरक हो सकता है? जवाब दरअसल तारीख के एक ऐसे दौर में छुपा है जिसके असरात आज भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं। अक्सर हमें उसका एहसास भी नहीं होता। तो आइए इसी दौर को खंगालते हैं और देखते हैं कि ये सब चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हैं। तो चलें ज़रा वक्त में पीछे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं तकरीबन 500 साल पर फैले एक शानदार दौर की। यह सफ़र शुरू होता है 750 ईस्वी में, जब ताकतवर अब्बासी खिलाफत का आगाज हुआ और इसका इख्तिताम 1258 में बगदाद पर मंगोलों के तबाहकुन हमले पर होता है। और इन्हीं 5 सदियों के दौरान इंसानियत ने कुछ ऐसी फिक्री कामयाबियां हासिल की जो आज भी हैरान कुन हैं। देखें, हर सुनहरी दौर का ना एक मरकज होता है, एक दिल। इस्लामी सुनहरी दौर के लिए वो दिल था बगदाद शहर। और ये सिर्फ कोई आम दारुल हुकूमत नहीं था, ये तो एक मैग्नेट की तरह था जो दुनिया भर से बेहतरीन जहनों, फनकारों और ताजरों को अपनी तरफ खींच रहा था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ ख्यालात मिलते थे, एक दूसरे से टकराते थे और फिर कुछ बिल्कुल नया बनकर उभरते थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस इल्मी धमाके के पीछे क्या था? क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बाकायदा इदारे थे, नई टेक्नोलॉजीज थी और एक ऐसा निज़ाम था जिसने इल्म के हुसूल को सबसे ज़्यादा अहमियत दी। और इस पूरे इंजन का जो दिल था वो था बैतुल हिकमत, यानी दानाई का घर। इसे सिर्फ एक लाइब्रेरी समझना गलती होगी, ये इससे कहीं बढ़कर था। ये एक जीती जागती एकेडमी थी जहां यूनान, फारस, हिंदुस्तान और चीन, इन सब तहजीबों का इल्म एक जगह जमा होता था, उसका तर्जुमा होता था और फिर उस पर खुलकर बहस की जाती थी। ये जो पूरा अमल था ना, ये हैरत अंगेज तौर पर मुनज़्ज़म था। ये सिर्फ किताबों का तर्जुमा नहीं हो रहा था, ये एक तहजीबी मिशन था। पहला कदम, दुनिया भर से कदीम हिकमत को जमा करना। फिर दूसरा कदम, उन तमाम तहरीरों को अरबी में मुंतकिल करना। इससे न सिर्फ ये इल्म हमेशा के लिए महफूज हो गया, बल्कि ये आम लोगों की पहुंच में भी आ गया। और सबसे अहम बात, तीसरा कदम, वो इस इल्म पर रुके नहीं, बल्कि उन्होंने इसे एक बुनियाद बनाया जिस पर जिद्दत और नई दरियाफ्तों की एक पूरी इमारत खड़ी कर दी। अब जरा सोचें, इल्म को फैलाने के लिए किसी चीज पर लिखना तो पड़ता है ना। तो 751 ईस्वी में तलास की जंग के बाद जब कागज बनाने की टेक्नोलॉजी चाइना से यहां पहुंची तो इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कागज चमड़े या झिल्लियों के मुकाबले में बहुत सस्ता और बनाने में आसान था। इसकी वजह से किताबें बनाना और इल्म को बांटना पहले से कई ज्यादा आसान हो गया। समझ लें कि ये उस दौर का इंटरनेट था। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये इल्म सिर्फ अमीरों या खवास तक महदूद नहीं था। वक्फ के निज़ाम ने इस बात को यकीनी बनाया कि इल्म आम लोगों तक भी पहुंचे। ये एक तरह का खैराती ट्रस्ट था जहां साहिब सुरवत लोग लाइब्रेरियां, स्कूल और अस्पताल बनवाते थे जो सबके लिए खुले होते थे। इसने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां कोई भी, चाहे उसका पसे मंजर कुछ भी हो, इल्म हासिल कर सकता था। इल्म की ये बुनियाद जब कायम हो गई तो फिर उलमा ने पुराने नजरियात पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद पर अपनी नई दरियाफ्तें शुरू की और तिब का शुबा, खास तौर पर तिब का शुबा, ऐसी इनकलाबी तब्दीलियों का मरकज बना जिसने सब कुछ बदल दिया। तो आइए मिलते हैं मोहम्मद इब्ने ज़करिया अर-राज़ी से। वो एक ऐसे तबीब थे जो आज़ाद सोच रखते थे और सबूतों पर यकीन रखते थे। उन्होंने कदीम यूनानी तबीब गैलन, जिनकी बात को हरफ आखिर समझा जाता था, उनके काम पर सवाल उठाने की हिम्मत की। उनका कहना था कि डॉक्टरों को सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि अपने मुशाहिदे पर यकीन करना चाहिए। चीचक और खसरा में फ़र्क बताना ये उनके क्लिनिकल मुशाहिदे का एक शाहकार था। और यही नहीं, सबसे पहले ये भी उन्होंने ही बताया कि बहार में गुलाब के फूलों से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। फिर आते हैं इब्ने सीना, जिन्हें मगरिब में आयोसीना के नाम से जाना जाता है। उनकी किताब अल कानून फित तिब इतनी ज़बरदस्त और जामे थी कि सोचें, 600 साल से भी ज़्यादा अरसे तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में उसे मेडिकल के मेयारी निसाब के तौर पर पढ़ाया जाता रहा। लेकिन जो चीज़ वाकई हैरान करती है वो ये है कि वो अपने वक्त से कितना आगे थे। उन्होंने दवाइयों की अफादियत जांचने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स के बाकायदा उसूल बनाए। ये वही तस्वुर है जो आज की जदीद मेडिसिन की बुनियाद है। अब हम एक ऐसी दरियाफ्त की बात करते हैं जिसने इंसानी जिस्म के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। देखें, 1000 साल से भी ज्यादा अरसे से तिब की दुनिया में गैलन का एक नजरिया था जिसे कोई चैलेंज नहीं करता था।
ये नजरिया इस बारे में था कि खून दिल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कैसे जाता है और इसे एक नाकाबिले तरदीद सच्चाई माना जाता था। लेकिन फिर इब्न नफीस आए। उन्होंने सिर्फ अपनी मंतिक और मुशाहिदे का इस्तेमाल किया और ये नतीजा निकाला कि गैलन का नजरिया गलत है। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त तौर पर यह बताया कि खून दिल के दाएं हिस्से से पहले फेफड़ों में जाता है, वहां से ऑक्सीजन लेता है और फिर दिल के बाएं हिस्से में वापस आता है। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन की दरियाफ्त थी और ये दरियाफ्त विलियम हार्वी से सदियों पहले की गई थी, जिन्हें आमतौर पर इसका क्रेडिट दिया जाता है। ये वाकई साइंस में एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन ये जो इल्मी बेदारी की लहर थी, ये सिर्फ तिब तक ही नहीं रुकी। इसने रियाजी से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक हर चीज को मुतासिर किया और ऐसी नई चीजें तख्लीक की जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। अच्छा, हम जो हिंसे आज इस्तेमाल करते हैं उन्हें अक्सर अरबी हिंसे कहा जाता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। इनकी असल जड़ें हिंदुस्तान में थीं। मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस निज़ाम को अपनाया, इसमें आशारिया यानी डेसिमल पॉइंट का इजाफा किया और फिर इसे पूरी दुनिया में फैला दिया। और यही कहानी अलजेब्रा के साथ भी है। इसका नाम अल ख्वारिज़मी की किताब अल जबर से आया है। ये इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे इल्म एक तहजीब से दूसरी तहजीब तक सफ़र करता है और बेहतर होता जाता है। और इस दौर के असरात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहरे हैं। सुबह की कॉफी से लेकर नहाने के साबुन तक ऐसी बहुत सी चीजें जिन्हें हम आज बहुत मामूली समझते हैं, उन सब की जड़ें इसी दौर की इजादात में हैं। लेकिन बात सिर्फ चीजों की नहीं है। अवामी हस्पताल, डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटियां, अवामी लाइब्रेरियां, इन सब इदारों का तसव्वुर भी यहीं से शुरू हुआ। तो ये सिर्फ कुछ इजादात नहीं थी, ये दरअसल एक जदीद मुआशरे की बुनियादें रखी जा रही थीं। लेकिन हर सुनहरी दौर का एक इख्तिताम होता है और बगदाद के लिए वो इख्तिताम बहुत अचानक और बहुत तबाहकुन था। सन 1258 हलाकू खान की क़यादत में मंगोल फौज बगदाद के दरवाजों पर आ पहुंची। वो शहर जो 500 साल से इल्म और रोशनी का मरकज बना हुआ था, अब अपने सबसे बड़े और खौफनाक इम्तिहान का सामना कर रहा था। और जो नतीजा निकला वो नाकाबिले तसव्वुर हद तक तबाहकुन था। अंदाजा लगाया जाता है कि शहर की तबाही के दौरान तकरीबन 20 लाख लोग मारे गए। बैतुल हिकमत जैसी अजीम लाइब्रेरियां जला दी गईं। कहते हैं कि दरियाए दजला का पानी कई दिनों तक किताबों की स्याही से काला और इंसानों के खून से सुर्ख बहता रहा। ये सिर्फ एक शहर का सवाल नहीं था, ये एक पूरी तहजीब के दिल पर हमला था। एक लम्हे को तो ऐसा लगा जैसे सदियों की मेहनत से जमा किया गया इल्म हमेशा के लिए खो गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही हुआ? क्या वो सारा इल्म जो इतनी मेहनत से जमा और तख्लीक किया गया था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया? खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। देखिए, बगदाद के ज़वाल से पहले ही इल्म की ये शमा दूसरे मराकिज़ जैसे स्पेन के अल-अंदलुस और सिसली में भी रोशन हो चुकी थी, और इन्हीं इलाकों के जरिए अरबी ज़बान में महफूज किया गया सारा साइंसी और फलसफियाना इल्म लातीनी ज़ुबान में तर्जमा होकर यूरोप पहुंचा। और इसी इल्म ने आगे चलकर यूरोपी निशात सानिया यानी रेनेसा को जलाब बख्शने में मदद की। तो एक तरह से एक सुनहरी दौर के इख्तिताम ने एक नए दौर की बुनियाद रखी। इस्लामी सुनहरी दौर हमें याद दिलाता है कि तारीख कोई सीधी लकीर नहीं है। ये उरूज और जवाल, खो जाने और फिर से दरियाफ्त होने की एक मुसलसल कहानी है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि तारीख के न जाने और कितने ऐसे सुनहरी अबवाब हैं जो बस हमारी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी कहानियाँ अभी पूरी तरह से सुनाई जानी बाकी हैं।